देखिए बेटा, रोटेशनल मोशन की एनसीईआरटी की एक्सरसाइज में हमने क्वेश्चन नंबर 11 तक के क्वेश्चन नंबर 10 तक के क्वेश्चन लास्ट क्लास में कर लिए थे, है ना। अब देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, टॉर्क्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड आर अप्लाइड टू अ हॉलो सिलेंडर एंड अ सॉलिड सिलेंडर। तो एक हॉलो सिलेंडर है और एक सॉलिड सिलेंडर। इन दोनों पे इक्वल टॉर्क अप्लाई किया जाता है। दोनों का मास सेम है, दोनों का रेडियस सेम है, तो इसके मास को भी हमने m कंसीडर कर लिया और रेडियस को r, तो इसका मास भी m हो गया और रेडियस r हो गया। तो मास और रेडियस दोनों सिलेंडर के लिए सेम है। द सिलेंडर इज फ्री टू रोटेट अबाउट इट्स स्टैंडर्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो उसके एक्सिस से, सिलेंडर के एक्सिस से जो जाएगा वो स्टैंडर्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री, उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है। एंड द स्फीयर इज फ्री टू रोटेट हॉलो सिलेंडर एंड सॉलिड स्फीयर। ये स्फीयर है बेटा। And the sphere is free to rotate about an axis passing through its center. Which of the two will acquire a greater angular speed after a given time? तो दोनों पे इक्वल टॉर्क लगाया जाता है और फिर पूछा जाता है कि भाई दोनों में से कौन सा एक गिवन टाइम के बाद ग्रेटर एंगुलर स्पीड एक्वायर करेगा, है ना। तो देखिए, ये पूछा है कि अगर टॉर्क लगाएंगे तो एक गिवन टाइम के बाद कौन सा ग्रेटर एंगुलर स्पीड एक्वायर करेगा। तो देखिए, एंगुलर स्पीड कैसे इंक्रीज होती है, तो एंगुलर स्पीड का रिलेशन होता है ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। तो ये जो अल्फा है, ये एंगुलर स्पीड को, जैसे एक्सेलरेशन एंगुलर एक्सेलरेशन स्पीड को बढ़ाता है, उसी तरह से एंगुलर एक्सेलरेशन एंगुलर स्पीड को बढ़ाता है। तो जो अल्फा है वो ओमेगा को इंक्रीज करेगा। अल्फा का मोमेंट ऑफ इनर्शिया के साथ ये रिलेशन होता है, टॉ इज इक्वल टू आई अल्फा। तो हम अल्फा को देख रहे हैं, तो अल्फा इज इक्वल टू टॉर्क अपॉन आई हो जाएगा। अब जो टॉर्क है वो कांस्टेंट है, तो टॉर्क तो चेंज होने वाला है नहीं, क्योंकि दोनों पे इक्वल टॉर्क लगाया जा रहा है। तो दोनों पे अगर इक्वल टॉर्क लगाएंगे तो टॉर्क दोनों के लिए एक जैसा हो गया। तो अल्फा किसके ऊपर डिपेंड करेगा और कैसे डिपेंड करेगा, तो ये जो एंगुलर एक्सेलरेशन है ये डिपेंड करेगा 1/i। तो अल्फा आई के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो अल्फा अगर आई के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा तो इसका मतलब है कि जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा उसका एंगुलर एक्सेलरेशन कम होगा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया को चेक करना है कि दोनों में से किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होता है। हॉलो सिलेंडर, तो हॉलो सिलेंडर को देखिए, जैसे ये, इसको याद करने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे ही इसको सोच सकते हो। ये हॉलो सिलेंडर है, तो इसका जो भी मास होगा वो इसके एक्सिस से इक्वल डिस्टेंस पे होगा। तो हर एक मास इक्वल डिस्टेंस पे है और डिस्टेंस r है, तो इसलिए इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा I1 इज इक्वल टू mr²। अगर ये सॉलिड होता तो इसका हाफ mr² होता है, जैसे डिस्क का होता है। तो ये और रिंग बिल्कुल एक जैसे हैं, इसको भी आप रिंग ही समझिए। और सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है 2/5 mr²। ये 2/5 mr² होता है। आप इसको अगर 2/5 देखें तो ये 1 से कम है। तो इससे हमें ये पता लग रहा है कि जो सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो कम है। तो क्योंकि सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम है, इसलिए इसका एंगुलर एक्सेलरेशन ज्यादा होगा, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अल्फा2 अल्फा1 से ज्यादा हो जाएगा। और इस रिलेशन से, क्योंकि अल्फा2 ज्यादा है, इसलिए ओमेगा2 भी ओमेगा1 से ज्यादा होगा। तो देयरफॉर सॉलिड स्फीयर will acquire
ग्रेटर एंगुलर स्पीड, तो जो सॉलिड स्फीयर है उसकी एंगुलर स्पीड ज्यादा हो जाएगी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 बेटा। तो फॉर्मूले इसके बिल्कुल ऐसे ही हैं जैसे ट्रांसलेटरी मोशन के थे। तो आप जितनी भी इंफॉर्मेशन दी हुई है उसको लिखिए। तो जितनी भी इंफॉर्मेशन दी हुई है पहले उसको लिखिए, फिर उसके बाद आप देखिए कि कौन सा फॉर्मूला उसमें फिट होगा। तो ज्यादा मुश्किल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए बेटा। क्वेश्चन नंबर 12 में सॉलिड सिलेंडर है। सॉलिड सिलेंडर मतलब आप इसको बिल्कुल डिस्क की तरह कंसिडर करिए। हॉलो सिलेंडर मतलब रिंग और सॉलिड सिलेंडर मतलब डिस्क। ऑफ मास 20 केजी, मास दिया हुआ है 20 केजी, रोटेट्स अबाउट इट्स एक्सिस विद एंगुलर स्पीड। एंगुलर स्पीड की वैल्यू दे रखी है 100 रेडियन पर सेकेंड। The radius of the cylinder is 0.25 मीटर। रेडियस ऑफ सिलेंडर दिया हुआ है 0.25 मीटर। सब कुछ ऐसा यूनिट में है, कुछ भी कन्वर्ट नहीं करना है। What is the kinetic energy associated with the rotation of the cylinder? ठीक है, रोटेशन से कितनी काइनेटिक एनर्जी एसोसिएटेड होगी, मतलब रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी पूछी है। तो पहले आपसे पूछा है कि रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। What is the magnitude of angular momentum of the cylinder about its axis? Angular momentum of cylinder पूछा है, इसके एक्सिस के अबाउट, मतलब इसका मैग्नीट्यूड पूछा है। तो देखिए बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला पता होना चाहिए, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का कितना फॉर्मूला है, और एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला पता होना चाहिए। ठीक है, तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा। पहले देखिए काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv²। तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हाफ m की जगह मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी कि I आ जाएगा, और v की जगह ओमेगा आ जाएगा, तो ये हाफ I ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हो गया हाफ I ओमेगा स्क्वायर। और अब देखिए यहाँ पे हमें एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला पता करना है। तो लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला लिखिए m इंटू वी। तो एंगुलर मोमेंटम का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, m की प्लेस पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया और v की प्लेस पे ओमेगा, तो ये I इंटू ओमेगा हो। अब प्रॉब्लम किसकी है, प्रॉब्लम ओमेगा आपको दिया हुआ है, सिर्फ मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क का उसके एक्सिस के अबाउट कितना होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क का होता है, या सॉलिड सिलेंडर का जो हाफ एम आर स्क्वायर। ठीक है, तो बस आपको यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है और उसमें वैल्यू रख देनी है। अब आते हैं कि इसकी यूनिट पे, इसकी यूनिट क्या होगी। तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी कुछ भी है, काइनेटिक एनर्जी कुछ भी है ना, उसका यूनिट जूल में आएगा। तो यहाँ पे आप निकालोगे रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी तो जूल आ जाएगा। फिर आप निकालोगे एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम की यूनिट क्या होती है, एंगुलर मोमेंटम का दूसरा फॉर्मूला होता है r इंटू पी परपेंडिकुलर, r इंटू पी या r परपेंडिकुलर इंटू पी mv। तो ये p हो गया किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, और ये मीटर हो गया, तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड आ गया। ठीक है, तो इसकी यूनिट हो जाएगी किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, और इसकी यूनिट हो जाएगी जूल। कैलकुलेशन छोड़ दूं बेटा, कर लोगे आप। यस सर। फिर वैल्यूज इसमें सब्स्टिट्यूट करनी है और इसका आंसर आ जाएगा। तो इसके फॉर्मूले बिल्कुल मुश्किल नहीं है। आप उसी चीज को ट्रांसलेटरी मोशन में सोचिए कि ट्रांसलेटरी मोशन में क्या है। जब आपको ट्रांसलेटरी मोशन का फॉर्मूला मिल जाएगा तो उसमें सोचिए कि भाई m की प्लेस पे क्या आएगा। तो मास जैसा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, स्पीड जैसा है एंगुलर स्पीड, बस उनकी वैल्यूज आप रख दीजिए। न्यूमेरिकल करने का एक और फायदा होता है, कॉन्सेप्ट के साथ साथ आपको फॉर्मूले भी याद हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये जो क्वेश्चन नंबर 13 है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो इस एक्सरसाइज का बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13।
A child stands at the center of a turntable with his two hands, arms outstretched. देखिए एक टर्न टेबल है, जैसे ये टर्न टेबल है और इसके ऊपर एक बच्चा खड़ा हुआ है। सपोज करिए कि ये इस एक्सिस के अबाउट ऐसे रोटेट हो सकती है। इसके ऊपर एक बच्चा खड़ा हुआ है इस तरह से ऐसे, और इसके जो हैंड्स है वो स्ट्रेच्ड है। ये जो हैंड है ये आउट स्ट्रेच्ड है, पूरी तरह से उसने जो अपने हाथ है वो खोले हुए हैं। ठीक है, फिर कहता है द टर्न टेबल इज सेट रोटेटिंग विद एन एंगुलर स्पीड ऑफ 40 आरपीएम। इसकी एंगुलर स्पीड 40 आरपीएम दी हुई है। आरपीएम का मतलब है रिवोल्यूशन पर मिनट, है ना, स्टैंडर्ड यूनिट में नहीं है, यानी कि रेडियन पर सेकंड में नहीं है। तो ये तो बड़ी आसान सी चीज है, आप इसको रेडियन पर सेकंड में चेंज कर सकते हो। 40 रिवोल्यूशन का मतलब 2 पाई रेडियन हो गया और मिनट का मतलब 60 सेकंड हो गया, तो ये रेडियन पर सेकंड आ जाएगा। तो हो जाएगा 4 पाई अपॉन 3 रेडियन पर सेकंड। हाउ मच इज द एंगुलर स्पीड ऑफ द चाइल्ड is if he folds his hands back and thereby reduces his moment of inertia to 2/3 times the initial value। अब वो क्या करता है कि अपने जो हैंड्स हैं उनको फोल्ड कर लेता है, ऐसे फोल्ड कर लेता है। ठीक है, तो जब ये अपने हैंड फोल्ड कर लेगा तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है चाइल्ड का वो कम हो जाएगा, क्योंकि जो मास है वो नजदीक आ गया। तो मास नजदीक आ गया तो इसका मतलब उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो रिड्यूस हो जाएगा। अब कितना रिड्यूस हो जाएगा? वो कहता है कि उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, नया जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो पुराने मोमेंट ऑफ इनर्शिया के 2-3 टाइम्स है, 2/3 टाइम्स। तो ये 2/3 टाइम्स हो गया पुराने मोमेंट ऑफ इनर्शिया के, यानी कि I2 इज इक्वल टू 2/3 टाइम्स I1। तो पूछ रहा है कि उसकी एंगुलर स्पीड कितनी हो जाएगी, यानी कि ओमेगा 1 अगर दिया हुआ है तो ओमेगा 2 की वैल्यू पूछिए कि ओमेगा 2 कितना हो। अब देखिए कि इसमें दो इंफॉर्मेशन आपको दी हुई है, आई और ओमेगा। तो आई और ओमेगा को आप किससे रिलेट कर सकते हो? एंगुलर मोमेंटम से रिलेट कर सकते हो, क्योंकि L इज इक्वल टू आई ओमेगा होता है। अब देखो कि इसमें जो सिस्टम है उसमें दो चीजें हैं, एक तो ये टर्न टेबल है और एक ये लड़का इसके ऊपर खड़ा हुआ है। ठीक है, अब ये सिस्टम है, ये जो बच्चा अपने हाथों को फोल्ड कर रहा है उसमें कोई दूसरा फोर्स नहीं लगा रहा है, वो सिस्टम खुद ही अपनी इंटरनल एनर्जी को यूज करके अपने हाथों को फोल्ड कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि इस पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। अगर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो इसका मतलब कोई भी एक्सटर्नल टॉर्क भी नहीं है। अगर एक्सटर्नल टॉर्क नहीं है तो इसका मतलब जो एंगुलर मोमेंटम है वो कंजर्व्ड रहेगा, यानी कि कांस्टेंट रहेगा। अगर ये कांस्टेंट रहेगा तो L1 इज इक्वल टू L2 हो जाएगा, यानी कि I1 इंटू ओमेगा 1 इज इक्वल टू I2 इंटू ओमेगा 2। हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? ओमेगा 2 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ओमेगा 2 आ जाएगा I1 ओमेगा 1 डिवाइडेड बाय I2। तो I1 को हम ऐसे ही रखते हैं, ओमेगा 1 की वैल्यू चाहे तो आप रेडियन पर सेकंड में लिख दीजिए, क्योंकि उसी में इसकी यूनिट आ जाएगी। I1 और I2 तो कैंसिल हो जाएगा, जैसे ओमेगा 1 की यूनिट होगी वैसे ही ओमेगा 2 की यूनिट आ जाएगी। तो I1 अपॉन 2/3 I1 इंटू ओमेगा 1, तो ये 3/2 ओमेगा 1 के इक्वल हो गया। तो 3/2 और ओमेगा 1 की वैल्यू 40 आरपीएम, आरपीएम में ही मैं लिख रहा हूं, तो हो जाएगा 60 आरपीएम। यानी कि जैसे ये बच्चा फोल्ड करेगा तो उसकी जो एंगुलर स्पीड है वो चेंज हो जाएगी और उसकी एंगुलर स्पीड आ जाएगी 60 आरपीएम। सर वो 2/3 है 2/5? अच्छा, अगर 2/3 है तो 2/3 से कर लो, अगर 2/5 है तो 2/5 से भी ऐसे ही हो जाएगा। यस सर। कर लोगे ना? यस ठीक है, तो ये अगर यहाँ पे 2/5 होता तो क्या होता है? सर, हम उसे फिर 5/2 से मल्टीप्लाई कर देते लास्ट में। इसको 2/5 कर लेते हैं, तो 2/5 के अकॉर्डिंग इसको कर लेंगे। ठीक है, ये 5/2 हो जाएगा, तो 25 या कितना हो जाएगा 100 आरपीएम।
ठीक है, तो इसकी वैल्यू 100 आरपीएम हो जाएगी। करेक्ट है? तो ये इसकी एंगुलर स्पीड आ गई। अब उसने आगे क्या पूछा है, दूसरे पार्ट में पूछा है, show that the child's new kinetic energy of rotation is more than its initial kinetic energy of rotation। और इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज पूछी है कि हाउ डू यू अकाउंट फॉर दिस इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। तो उसने पूछा है कि ये काइनेटिक एनर्जी का इंक्रीज हुआ क्यों, क्योंकि कोई एक्सटर्नल फोर्स तो लग नहीं रहा है, तो फिर उसमें जो काइनेटिक एनर्जी है वो किस तरह से इंक्रीज होगी। तो नई काइनेटिक एनर्जी उसने पूछी है कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी से ज्यादा है, और ये क्यों ज्यादा है वो भी उसने पूछा है। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट कर लेते हैं दोनों को। तो अब देखिए कि अगर हम K2/K1 कैलकुलेट करते हैं तो ये पता लग जाएगा, अगर ये रेशियो 1 से ज्यादा आता है तो नई काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, और अगर ये रेशियो 1 से कम आता है तो पुरानी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी। तो ये आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ I1, ये I2 ओमेगा 2 स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो जाएगा हाफ I1 ओमेगा 1 स्क्वायर। ये हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा। I2 की वैल्यू कितनी है, 2/5 I1, तो ये I2/I1, यहां से देखिए I2/I1 2/5 के इक्वल हो जाएगा। ओमेगा 2 की वैल्यू हमने निकाली हुई है 100 आरपीएम, तो ये 100 का स्क्वायर हो गया, और ओमेगा 1 है 40 आरपीएम, तो ये 40 का स्क्वायर हो गया, 40 × 40। ठीक है, अब बड़ी आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। 22 जा 25 जा, ये 22 जा 25 जा, 5 से 5 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये 2/5। तो जो काइनेटिक एनर्जी है वो कितने टाइम्स इंक्रीज हो गई, 2.5 टाइम्स इंक्रीज हो गई, है ना। तो जो नई काइनेटिक एनर्जी है K2 = 2.5 टाइम्स K1। तो इसका मतलब हुआ कि जो नई काइनेटिक एनर्जी है वो पुरानी वाली काइनेटिक एनर्जी से ज्यादा है। तो ये प्रूव हो गया कि इससे काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है, और ये भी प्रूव हो गया कि कितने टाइम्स होती है। तो आप देखिए कि इसमें काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज क्यों होती है उसका अकाउंट बताना है, मतलब वो किस वजह से हुई वो आपको डिस्कस करना है। ठीक है, तो नई काइनेटिक एनर्जी पुरानी काइनेटिक एनर्जी से ज्यादा क्यों है उसको सोचिए। जब आप कोई वर्क करते हैं, जैसे ये बच्चा कुछ भी वर्क करेगा तो वो अपनी इंटरनल एनर्जी को डिक्रीज करेगा। ठीक है, अब वो अपने हाथ फोल्ड कर रहा है तो बिना एनर्जी के आप कुछ भी काम नहीं कर सकते। तो आपकी बॉडी के अंदर जो स्टोर्ड इंटरनल एनर्जी है, ये बच्चा अगर काम करेगा तो अपनी स्टोर्ड इंटरनल एनर्जी को कम करेगा। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहता है कि एनर्जी कभी भी खत्म नहीं हो सकती। अगर ये अपनी एनर्जी कम करेगा तो कहीं पे एनर्जी ऐड होगी। ठीक है, तो इसकी इंटरनल एनर्जी का डिक्रीज क्या होगा, इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी होगा। तो वो जो काइनेटिक एनर्जी का इंक्रीज है वो किस वजह से है, तो इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी इज ड्यू टू डिक्रीज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ बॉय। तो बॉय की जो इंटरनल एनर्जी है उसमें डिक्रीज हो रहा है। क्यों डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि वो अपने हाथों को फोल्ड कर रहा है। हाथों को फोल्ड कर रहा है मतलब वर्क कर रहा है। तो जब भी आप कोई वर्क करते हैं तो अपनी इंटरनल एनर्जी को रिड्यूस करते हैं, और वो एनर्जी कहीं ना कहीं किसी ना किसी एनर्जी को जरूर इंक्रीज करेगी। क्लियर है बेटा? यस सर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 को हमने थ्योरी में कर लिया था, बस उसमें वैल्यूज पुट करनी है। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है, अ रोप ऑफ नेग्लिजिबल मास इज बाउंड अराउंड अ हॉलो सिलेंडर ऑफ मास। एक हॉलो सिलेंडर है और उसके अबाउट, उसके चारों तरफ एक रस्सी बांध दी जाती है, और सिलेंडर का जो मास है वो 3 kg दिया हुआ है। मास ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 3 kg एंड रेडियस इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर। 40 सेंटीमीटर का मतलब हो गया 0.4 मीटर। What is the angular acceleration of the cylinder if the rope is pulled with a force of 30 न्यूटन। जैसे ये सपोज करिए ये सिलेंडर है, सिलेंडर का क्रॉस सेक्शन है, इसके ऊपर ये रोप है और रोप इसको 40 न्यूटन से
खींची जा रही है, रोप को 40 न्यूटन से खींचेंगे। ये सिलेंडर इस तरह से है बेटा, ये सिलेंडर इस तरह से है और इसके ऊपर ये रोप बंधी हुई है इससे, ठीक है। तो आप अगर इसके इस वाले टॉप पार्ट को या इधर से देखेंगे तो ये आपको इस तरह से दिखाई देगा और रस्सी इसकी टेंजेंशियल डायरेक्शन में दिखेगी। तो 40 न्यूटन का फोर्स, तो इसका जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो इस पॉइंट से पास करेगा और इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से इसकी जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो रेडियस के बराबर होगी, ठीक है। तो इसकी जो टेंजेंशियल वेलोसिटी है v इज इक्वल टू आर ओमेगा और जो एक्सेलरेशन है वो v स्क्वायर अपॉन आर के इक्वल होगा, ठीक है। तो ये टेंजेंशियल फोर्स जो है 40 न्यूटन का, वो इसको रोटेट करेगा, इस सिलेंडर को रोटेट करेगा। तो उससे पूछा है कि व्हाट इज द लीनियर एक्सेलरेशन ऑफ द रोप। लीनियर एक्सेलरेशन पूछा है, मतलब रोप का एक्सेलरेशन कितना होगा, ये a की वैल्यू पूछी है। तो ये जो टेंजेंशियल फोर्स है इसकी नेचर होती है टॉर्क प्रोड्यूस करने की, क्योंकि ये एक्सिस से पास नहीं करता है, एक्सिस से इसकी एक सर्टेन डिस्टेंस होती है जो एक्सिस के अबाउट टॉर्क प्रोड्यूस करता है। टॉर्क का रिलेशन होता है किसके साथ, एंगुलर एक्सेलरेशन के साथ, यानी कि I इंटू अल्फा, और फिर अल्फा का रिलेशन होता है a के साथ, लीनियर एक्सेलरेशन के साथ उसका रिलेशन होता है, और लीनियर एक्सेलरेशन के साथ उसका क्या रिलेशन होता है, a इज इक्वल टू आर इंटू अल्फा। तो ये a इज इक्वल टू आर इंटू अल्फा। तो फोर्स की नेचर, फोर्स क्या करेगा, ये वाला फोर्स टॉर्क प्रोड्यूस करेगा, टॉर्क एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा और एंगुलर एक्सेलरेशन की वजह से उसमें लीनियर एक्सेलरेशन भी होगा। तो इससे हम a की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। अब ये सिलेंडर कैसा है उसको देखिए, ये जो सिलेंडर है ये हॉलो सिलेंडर है, हॉलो सिलेंडर, हॉलो सिलेंडर मतलब रिंग। तो हॉलो सिलेंडर का मतलब है कि इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो बिल्कुल रिंग जैसा होगा, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा रिंग जैसा, यानी कि mr स्क्वायर, ठीक है। तो अब हम सबसे पहले अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो अल्फा हो जाएगा टॉर्क डिवाइडेड बाय मोमेंट ऑफ इनर्शिया। टॉर्क कैसे निकालेंगे, टॉर्क हो जाएगा F इंटू आर परपेंडिकुलर। तो देखिए ये जो आर परपेंडिकुलर है ये किसके बराबर है, इसके रेडियस के बराबर, ठीक है। अब इसमें क्या नहीं पता है हमें, फोर्स पता है, रेडियस पता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम यहाँ से निकाल सकते हैं mr स्क्वायर से। तो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी, और अल्फा की वैल्यू आ जाएगी तो अल्फा को r से मल्टीप्लाई कर देंगे तो a की भी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो जब यहाँ से आप अल्फा कैलकुलेट कर लोगे तो अल्फा कैलकुलेट करने के बाद a हो जाएगा r इंटू अल्फा। तो अल्फा की वैल्यू आपने ऐसे निकाल ली, फिर r से इसको मल्टीप्लाई कर दोगे 0.4 से तो a की वैल्यू आ जाएगी, और a की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो कैलकुलेशन आप खुद करिएगा, कर लेंगे ना बेटा ये कैलकुलेशन। और यस सर। अगर तो फिर तो मैं कॉन्सेप्ट ही यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ, कैलकुलेशन आप अपने आप करिएगा, बड़ी सिंपल सिंपल सी कैलकुलेशन है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 14। अब आता है क्वेश्चन नंबर 15 पे। Question number 15. To maintain a rotor at a uniform angular speed of 200 radian per second. तो रोटर की एंगुलर स्पीड दे रखी है 200 रेडियन पर सेकंड। एन इंजन नीड्स टू ट्रांसमिट अ टॉर्क ऑफ 180 न्यूटन मीटर। टॉर्क की वैल्यू दे रखी है 180 न्यूटन मीटर। What is the power required by the engine? Assume that the engine is 100% efficient. इंजन 100% एफिशिएंट का मतलब है कि जितना भी उस पे इंटरनल जितना भी उसको इनपुट मिलेगा, यानी कि जितनी भी उसको एनर्जी दी जाएगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी दी जाएगी या मैकेनिकल एनर्जी दी जाएगी, वो सबको वर्क में कन्वर्ट कर देगा। इसको बोलते हैं 100% एफिशिएंसी। तो इसका मतलब है कि एनर्जी का लॉस कहीं भी नहीं है, तो जितनी भी एनर्जी है वो सारी की सारी यूजफुल वर्क में कन्वर्ट हो जाएगी। अब देखिए कि ये ओमेगा है, ये टॉर्क है, ये पावर है ना। अब इसका फॉर्मूला हमें नहीं पता है कि इसका क्या फॉर्मूला होता है, पावर को हम किस तरह से रिलेट करते हैं। तो हम इनका
जो ट्रांसलेटरी काउंटर पार्ट्स हैं उनको लिख देते हैं। जैसे ओमेगा की जगह हम वी यूज करते हैं, टॉर्क की जगह फोर्स यूज करते हैं, और पावर की जगह पावर यूज करेंगे, है ना। वर्क की जगह एनर्जी की जगह वर्क और एनर्जी आएंगे। तो इनमें आपस में क्या रिलेशन होता है? तो पावर का फॉर्मूला होता है पावर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन टाइम ऑफ वर्क अपॉन टाइम, और वर्क क्या हो जाएगा? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम हो जाएगा v। तो इन तीनों को हमने रिलेट कर दिया, पावर हो गया F इंटू वी के बराबर, फोर्स इंटू स्पीड। तो अगर हम इसको रोटेशन मोशन में देखेंगे तो पावर की जगह तो पावर आ जाएगा, फोर्स की जगह टॉर्क, और वेलोसिटी की जगह एंगुलर वेलोसिटी। तो पावर बड़ा आसानी से कैलकुलेट हो जाएगा, टॉर्क इंटू एंगुलर वेलोसिटी। तो 200 इंटू 180, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये 36,000 वॉट आ गया। ये 36 किलो, किलो मतलब 1000 वॉट, तो 36 किलो वॉट हो गया। ये तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था। तो आपको ये जो फॉर्मूले हैं रोटेशन मोशन के, आप इनको कैसे याद कर सकते हो? ट्रांसलेटरी मोशन के फॉर्मूले बना के आप तुरंत ही उसका रोटेशन मोशन का फॉर्मूला सोच सकते हो। के बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 16। फ्रॉम अ यूनिफॉर्म डिस्क ऑफ रेडियस r, जैसे ये सपोज करिए कि r रेडियस की एक यूनिफॉर्म डिस्क है, रेडियस इसका r दिया हुआ है। A circular hole of radius r by 2 is cut out. The center of the hole is at r by 2 from the center of the original disk. तो जो होल का सेंटर है वो ओरिजिनल डिस्क के सेंटर से r by 2 डिस्टेंस पे है। तो देखिए सेंटर से r by 2, मतलब ये सेंटर हो गया, इससे r by 2 डिस्टेंस चलिए, तो ये सेंटर से r by 2 डिस्टेंस आ गई। तो यहां से सेंटर से r by 2 पे अगर हम यहां से एक होल कट करते हैं, ये हमने होल कट कर लिया और ये इसका सेंटर हो गया, ये इसका सेंटर हो गया। तो ये इसके डिस्क के सेंटर से r by 2 डिस्टेंस पे है, मतलब ये इसका डिस्टेंस हो गया r by 2। और जो होल है उसकी रेडियस r by 2 दी हुई है, तो जो होल है इसकी रेडियस r by 2। तो उसे पूछा है लोकेट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द रिजल्टिंग फ्लैट बॉडी। तो इस होल को कट करेंगे तो ये जो रिजल्टिंग फ्लैट बॉडी है, तो ये r by 2, ये r by 2 है, तो ये इसके सेंटर से ही पास करेगा, है ना। तो ये होल इस तरह से रहेगा कि इसका सेंटर पुराने वाले सेंटर से r by 2 डिस्टेंस पे होगा और ये इसकी रेडियस भी है, तो ये पिक्चर इस तरह से बनेगी। तो ये होल कट कर लिया, तो जब होल कट करके निकाल देंगे तो ये वाली स्ट्रक्चर बचेगी, और इस स्ट्रक्चर का हमें सेंटर ऑफ मास बताना है कि इस स्ट्रक्चर का सेंटर ऑफ मास कहाँ पे हो। एक्चुअली उसने पूछा है लोकेट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द रिजल्टिंग फ्लैट बॉडी। तो ये जो रिजल्टिंग फ्लैट बॉडी होगी उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पे होगा। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी के लिए हम क्या करेंगे कि ये हमने दो मास सपोज कर लिए, एक ये वाला जो मास है जो बच गया है, और एक ये जो मास है वो। तो इसका जो मास है क्योंकि फ्लैट बॉडी है तो इसका मास इसके एरिया के ऊपर डिपेंड करेगा। तो हम ये सपोज कर लेते हैं कि m इज इक्वल टू मास पर यूनिट एरिया।
मास पर यूनिट एरिया, ये हमने सपोज कर लिया। ठीक है, तो हम इसके दोनों पार्ट का मास निकाल सकते हैं। जैसे ये वाला जो मास है इसको हमने m2 सपोज कर लिया और इस वाले मास को हमने m1। तो जो होल हमने काट के निकाल दिया है उसके मास को m1 सपोज कर लीजिए और इसके मास को m2 सपोज कर लीजिए। ठीक है, तो m1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? m1 हो जाएगा ये मास पर यूनिट एरिया यानी कि m, और इसको इसके एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका एरिया हो जाएगा पाई इंटू r/2 का स्क्वायर। तो यूनिट एरिया का यानी कि वन एरिया का मास अगर इतना है तो इसके एरिया का मास कितना होगा? तो इसके एरिया को हम m से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी तरह से m2 हो जाएगा m इंटू इसका जो बची हुई बॉडी है उसका एरिया हम कैलकुलेट करेंगे तो पाई r स्क्वायर पूरे डिस्क का एरिया, उसमें से ये वाला एरिया माइनस कर दीजिए तो पाई r/2 स्क्वायर। तो जो रिजल्टिंग फ्लैट बॉडी है होल कट करने के बाद उसका एरिया टोटल डिस्क के एरिया में से इस होल का एरिया माइनस कर दो तो ये बचा हुआ एरिया आ जाए। तो हो जाएगा m इंटू पाई r स्क्वायर माइनस पाई r स्क्वायर बाय 4। तो हो जाएगा m इंटू 4 पाई r स्क्वायर माइनस पाई r स्क्वायर डिवाइड बाय 4। तो ये 3 पाई r स्क्वायर बाय 4 हो। तो अब हमने दोनों का m1 और m2 हमने कैलकुलेट कर लिया, दोनों का मास कैलकुलेट कर लिया। अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी का मतलब है कि उसके अबाउट जो टोटल वेट है वो बैलेंस्ड होगा। बैलेंस्ड का मतलब है कि उसके अबाउट कोई भी रोटेशन नहीं होगा। ठीक है, तो ये जो O पॉइंट है, ये जो पूरी डिस्क है, इसका ये वाला जो पॉइंट O है, ये पूरी डिस्क का सेंटर ऑफ ग्रेविटी था। यानी कि इसको अगर हम दो पार्ट में सोचें कि m2 का जो वेट है वो एक फोर्स हो गया, सपोज करो कि वो इसके सेंटर ऑफ मास पे कहीं पे है, तो इस वाले पार्ट का हमने सेंटर ऑफ मास O2 कंसीडर कर लिया। तो यहाँ पे ये जो टोटल इसका वेट है उसको हम कंसीडर कर सकते हैं m2g, इसके फ्लैट बॉडी के सेंटर ऑफ मास पे होगा। ठीक है, और इसका जो टोटल वेट है वो इसके सेंटर ऑफ मास पे होगा m1g। तो जो डिस्क है उसका जो टोटल वेट है वो इसके अबाउट बैलेंस्ड है। तो जो टोटल वेट था वो यहाँ पे लगा हुआ था, यानी कि m1 प्लस m2 इंटू जी। ठीक है, तो जो टोटल वेट था इस पूरे डिस्क का जो वेट है वो O पे लगा हुआ था। अब ये इसको हमने दो पार्ट में सपोज कर दिया, जो होल कट करने के बाद जो पार्ट है वो m2, उसका वेट इस तरफ हो गया, इसका वेट इस तरफ। ये जो सेंटर ऑफ मास था पूरे रिंग का उसके अबाउट ये जो डिस्क थी ये रोटेट नहीं कर रही थी। तो इसका मतलब इसके जो टॉर्क थे वो बैलेंस थे। तो टॉर्क बैलेंस की इक्वेशन बनाएंगे, इस वाले वेट का टॉर्क निकालेंगे O के अबाउट जो कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा, इसका निकालेंगे O के अबाउट जो कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकाल सकते हैं। सेंटर ऑफ ग्रेविटी का मतलब है कि जिसके अबाउट जो ग्रेविटेशनल फोर्सेज हैं वो बैलेंस्ड होंगे। तो टॉर्क बैलेंस इक्वेशन बनाते हैं। मोमेंट ऑफ m2g अबाउट O, तो इस वाले फोर्स का O के अबाउट मोमेंट और मोमेंट ऑफ m1g। ठीक है, मोमेंट ऑफ फोर्स का मतलब है टॉर्क, तो इसके अबाउट ये हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क और ये हो जाएगा क्लॉकवाइज टॉर्क। तो हमने एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क को क्लॉकवाइज टॉर्क से इक्वेट कर दिया। अब टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस यही तो हमें कैलकुलेट करनी है x। तो ये हो जाएगा फोर्स कितना हो गया m2g इंटू x, और इसका मोमेंट कितना हो जाएगा m1g इंटू r/2। तो O से इसकी जो डिस्टेंस है वो r/2 हो गई, ये G से G कैंसिल हो गया, तो x की वैल्यू आ जाएगी m1/m2 इंटू r/2। तो ये m1/m2 इंटू r/2 के इक्वल हो जाएगी। अब इनकी वैल्यूज रख दीजिए। m1 की वैल्यू कितनी है? m1 की वैल्यू है m इंटू पाई r स्क्वायर बाई 4। तो ये हो जाएगा m इंटू पाई r स्क्वायर बाई 4। m2 की वैल्यू कितनी है? m इंटू 3 पाई r स्क्वायर बाई 4 इंटू r/2।
तो ये m से m कैंसिल हो जाएगा, पाई r स्क्वायर बाई 4 से पाई r स्क्वायर बाई कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, इधर 3 बचेगा, इधर 2 बचेगा, तो ये हो जाएगा r बाय 6। तो जो x की वैल्यू है वो r बाय 6 के इक्वल हो जाएगी। इसका मतलब होगा कि इसका जो रिजल्टिंग फ्लैट बॉडी होगी उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो पुराने वाले सेंटर था, पूरे डिस्क का जो सेंटर था उससे x डिस्टेंस पे यानी कि r बाई 6 डिस्टेंस पे होगा। तो O और O2 के बीच की जो डिस्टेंस है वो ही हमें रिक्वायर्ड थी और इसकी वैल्यू हो गई r बाय 6। ठीक है, तो बस इसमें ये समझना था कि हमने इस पूरी डिस्क को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक होल जो हमने काट के निकाल दिया, उसको हमने मास का एक पार्ट कंसीडर कर लिया और दूसरे वाले को दूसरा। तो अगर ये दोनों मास मिलके एक डिस्क बनाएंगे, तो इसका मतलब उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अबाउट जो टोटल टॉर्क है वो 0 होगा। यानी कि जो क्लॉकवाइज टॉर्क है और जो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क है, उन दोनों को हमने इक्वेट कर दिया, तो हमें इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी की पोजीशन मिल जाएगी। कुछ आ रहा है बेटा समझ में या ऊपर जा रहा है सर से? किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है, a meter stick is balanced on a knife as at its center when 2 coins each of mass 5 gram are put one on top of the other at the 12 centimeter mark. The stick is found to be balanced at 45 centimeter. What is the mass of the meter stick? देखिए एक मीटर स्टिक है, मीटर स्टिक का मतलब है कि इसकी जो लेंथ है वो 1 मीटर है। ठीक है, तो ये कहाँ पे बैलेंस होनी चाहिए, ये इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी हो जाएगा और सेंटर ऑफ ग्रेविटी या सेंटर ऑफ मास 50 सेंटीमीटर पे, यानी कि इसका जो टोटल मास है वो 50 सेंटीमीटर पे बैलेंस होना चाहिए। यानी कि अगर हम इसमें एक ही नाइफ एज लगाएं तो वो नाइफ एज यहाँ पे होना चाहिए। तो अगर यहाँ पे आप नाइफ एज लगा लेंगे तो इस तरफ का जो वेट होगा इस तरफ के वेट को बैलेंस कर देगा। ये इसको इस तरफ घुमाने की कोशिश करेगा, ये इसको इस तरफ घुमाने की कोशिश करेगा। तो ये इसके एज से कितने सेंटीमीटर पे बैलेंस्ड होगा, 50 सेंटीमीटर पे बैलेंस्ड होगा। When 2 coins each of mass 5 gram are put on top of the other at the 12 centimeter mark, the stick is found to be balanced at 45 centimeter. तो सपोज करिए कि ये x is equal to 0 की पोजीशन है। ठीक है, अब यहाँ से 12 सेंटीमीटर पे ये 12 सेंटीमीटर मार्क है और यहाँ पे 2 कॉइन रख दिए जाते हैं। ये एक कॉइन है और ये इसके ऊपर दूसरा कॉइन, ऐसे ये 2 कॉइन एक दूसरे के ऊपर रखे हुए और इन दोनों कॉइन्स में से हर एक का जो मास है वो 5 ग्राम है। तो 2 हो गए, तो ये जो टोटल मास है वो कितना हो गया, 10 ग्राम हो गया। अब आप सोचिए कि किस तरफ गिरेगा। अब ये बैलेंस नहीं रहेगा क्योंकि ये जो एक्स्ट्रा वेट है ये इसको नीचे की तरफ लेके आएगा और ये जो इस तरह से झुक जाएगी, है ना। तो अब इसकी पोजीशन बदलेगी, यानी कि इस तरफ का वेट ज्यादा हो गया, इस तरफ का वेट कम हो गया। तो अभी ये जो बैलेंस था ये x इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर में बैलेंस था, लेकिन अब वो कह रहा है कि उसका जो बैलेंसिंग पोजीशन है वो 50 सेंटीमीटर से हटके कहां पे आ गई, 45 सेंटीमीटर पे आ गई, मतलब इस तरफ आ गई। तो ये इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है ये शिफ्ट हो गया। शिफ्ट क्यों हो गया, क्योंकि इस तरफ का वेट ज्यादा हो गया। तो अब ये यहाँ पे बैलेंस नहीं रह सकता, तो इसकी जो नई पोजीशन है वो क्या आ जाएगी, ये 50 सेंटीमीटर से हटके ये वाली इसकी नई पोजीशन आ जाएगी, x इज इक्वल टू 45 सेंटीमीटर। तो अब ये इसके अबाउट बैलेंस्ड होगा। तो ये वाली जो डिस्टेंस है ये तो 45 सेंटीमीटर हो गई और इस तरफ की जो डिस्टेंस है ये 55 सेंटीमीटर हो गई, क्योंकि मीटर स्टिक है। तो ये सिचुएशन बन गई। ठीक है, अब ये कहता है कि व्हाट इज द मास ऑफ द मीटर स्टिक। मीटर स्टिक का मास पूछा है कितना होगा।
तो ये जो 45 सेंटीमीटर है, यहाँ से जो 40 तो इस तरफ का जो टोटल मास था वो यहाँ पे पहले था, अब ये यहाँ पे आ गया। तो आप ये सोच सकते हो कि ये जो मीटर स्टिक का जो टोटल मास था पहले यहाँ पे था, अब ये यहाँ पे आ गया। तो मीटर स्टिक का जो टोटल वेट है वो इसके 5 सेंटीमीटर शिफ्ट हो गया। किसके लिए? इसको बैलेंस करने के लिए। तो जो टोटल मास था वो यहाँ पे बैलेंस था mg, ठीक है। तो मीटर स्टिक का जो मास है वो इसके टॉर्क को बैलेंस करेगा। तो अब ये जो टोटल मास था, हमने इसके मीटर स्टिक के मास को m कंसिडर कर लिया, तो mg और ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर लेंगे और ये वाला जो पॉइंट है ये फिक्स हो जाएगा। तो अगर हम इस कॉइन को ना देखें, पूरे इस मीटर स्टिक को देखें, तो वो तो इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे यानी कि 50 सेंटीमीटर पे काम करेगा। और ये जो कॉइन्स हैं ये इधर से 12 सेंटीमीटर पे है ना, तो इधर से 12 सेंटीमीटर पे होगा। तो ये जो फिक्स्ड पॉइंट है जिसके अबाउट ये बैलेंस है, उससे इसकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? तो कॉइन के सेंटर की इससे डिस्टेंस हो जाएगी 12 सेंटीमीटर, और ये 45 सेंटीमीटर, इसको माइनस कर दीजिए तो ये 33 सेंटीमीटर आ गया। तो इस पॉइंट के अबाउट जो रॉड का मास है या जो स्टिक का मीटर स्टिक का जो वेट है और ये जो वेट है, ये दोनों वेट एक दूसरे को बैलेंस करेंगे, यानी कि टॉर्क बैलेंस की इक्वेशन बनाएंगे। ठीक है, तो इस वाले पॉइंट को हमने जी डैश कंसिडर कर लिया। तो मोमेंट ऑफ ये इसका वेट कितना हो जाएगा? मोमेंट ऑफ कॉइन्स इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ weight of coins is equal to moment of weight of rod। और ये किसके अबाउट है? अबाउट जो नए वाला सेंटर ऑफ ग्रेविटी है उसके अबाउट। तो ये अबाउट जी डैश हो। अब देखिए दोनों का मोमेंट निकालिए। इसकी जो नेचर है वो इसके अबाउट एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन की है, और इसकी जो नेचर है वो इसके अबाउट क्लॉकवाइज रोटेशन की है। तो जो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट है वो क्लॉकवाइज मूवमेंट के इक्वल हो जाएगा। अब देखिए इसका जो मास है वो कितना होगा? 10 ग्राम, है ना। तो 10 ग्राम का मतलब हो गया 10 इंटू 10⁻³ ये किलोग्राम हो गया। इसको जी से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये वेट हो गया। और इसकी डिस्टेंस कितनी हो गई? या ग्राम और सेंटीमीटर है तो ग्राम और सेंटीमीटर में चल सकता है। तो 10 ग्राम इंटू 33 सेंटीमीटर, तो सीजीएस सिस्टम में ही कर लेते हैं, ग्राम और सेंटीमीटर है। तो इसका हो गया 10 इंटू 33। अब इसका निकालिए। इसका मास हमें नहीं पता है तो हमने mg ले लिया। 10 ग्राम है तो 10 जी, जी यहाँ पे ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, तो इसका जो वेट है वो 10 जी के इक्वल हो जाएगा। ये ग्राम है और वेट हो जाएगा 10 जी के इक्वल। जैसे ये mg है वैसे ये 10 जी हो जाएगा। और इसकी जो डिस्टेंस है इसके साथ वो 5 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो ये g से g कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा 10 इंटू 33 डिवाइड बाई 5 इज इक्वल टू स्मॉल m 5 टू सीजीएस सिस्टम में काम कर रहे हैं तो ये 66 ग्राम आ जाएगी। तो मीटर स्टिक का जो मास है वो 66 ग्राम आ जाएगा। 1 मिनट होल्ड करिएगा बेटा, मैं इसमें जरा इंक डालूं। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। जो क्वेश्चन नंबर 18 है वो इंक्लाइंड प्लेन पे रोलिंग मोशन का क्वेश्चन है।
तो ये डेरिवेशन हमने किया था इंक्लाइन प्लेन पे रोलिंग मोशन का, ठीक है। अ सॉलिड स्फीयर रोल्स डाउन टू डिफरेंट इंक्लाइन प्लेन्स ऑफ द सेम हाइट्स बट डिफरेंट एंगल्स ऑफ इंक्लिनेशन। तो देखिए ये एक हाइट है θ1 और ये हाइट सेम है लेकिन इंक्लिनेशन दूसरा हो गया, θ2 हो गया। हाइट दोनों की सेम है HH, ठीक है। अब इस पे क्या करता है, एक सॉलिड स्फीयर रोल करता है। ये जो सॉलिड स्फीयर के बारे में हमें ये पता होता है कि उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्फीयर इज इक्वल टू 2/5 mr²। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया सॉलिड स्फीयर का हो जाएगा 2/5 mr²। विल इट रीच द बॉटम विद द सेम स्पीड इन एच केस, है ना। तो पूछ रहा है कि दोनों में इसकी स्पीड सेम होगी क्या। तो स्पीड के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, देखो यहां से इसने चलना शुरू किया तो यहाँ पे इसकी स्पीड 0 थी, यानी कि इसकी जो टोटल एनर्जी थी वो mgh के बराबर होगी, ठीक है। इसमें ये जो टोटल एनर्जी है वो किसके इक्वल है, पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल है ना। और यहाँ पे जो टोटल एनर्जी होगी वो किसके इक्वल होगी, काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होगी। तो ये जो टोटल पोटेंशियल एनर्जी है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, यानी कि ½ mv² में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। तो देखिए जितनी एनर्जी इसकी थी यहाँ पे उतनी एनर्जी इसकी भी होगी mgh, यहाँ पे भी वही एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी, तो इसलिए स्पीड तो दोनों की सेम रहेगी। तो यहाँ पे जो इसकी काइनेटिक एनर्जी आएगी वही काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे आएगी, क्योंकि ये जो टोटल पोटेंशियल एनर्जी है ये 0 हो जाएगी। तो जो टोटल एनर्जी है पोटेंशियल एनर्जी 0 हो गई, तो टोटल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी में। तो दोनों के पास h हाइट पे इक्वल एनर्जी होगी, वो सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। मोमेंट ऑफ इनर्शिया दोनों के लिए सेम होगा, इसलिए स्पीड भी दोनों की सेम होगी। तो जब नीचे आएंगे तो दोनों की स्पीड सेम होगी। तो हाइट जब सेम है तो नीचे आने पे स्पीड भी सेम होगी, क्योंकि जो स्पीड है वो हाइट के ऊपर डिपेंड करेगी। तो पहले पार्ट का आंसर होगा एज हाइट इज सेम देयरफॉर v इज सेम। तो दोनों की स्पीड तो सेम रहेगी। अब दूसरे केस में पूछा है कि will it take longer to roll down one plane than the other, मतलब टाइम के बारे में पूछा है। will it take longer का मतलब है कि किसमें ज्यादा टाइम लगेगा। तो अब देखिए किसमें ज्यादा टाइम लगेगा, उसके लिए हमें एक्सेलरेशन देखना पड़ेगा। तो जो एक्सेलरेशन है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, तो जो ज्यादा एक्सेलरेट होगा, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हमने डिराइव किया था इंक्लाइन प्लेन पे। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है a इज इक्वल टू g sin थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस I अपॉन mr², ठीक है। ये एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो g sin थीटा अपॉन 1 प्लस, अगर रेडियस ऑफ जाइरेशन यूज करते हैं तो m इंटू k² डिवाइड बाई mr²। तो ये m से m कट गया, ये k² अपॉन r² के इक्वल हो। तो देखिए ये दो अलग अलग चीजें तो है नहीं, ये तो सेम ही है स्फीयर, तो है ना। तो k पे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा, साइन थीटा के ऊपर डिपेंड करेगा। तो a इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। तो जिसका थीटा कम होगा, ठीक है। अब थीटा किसमें कम है, विल इट टेक टू वन प्लेन देन द अदर। तो कह रहे हैं कि हाँ, अब क्योंकि एक्सेलरेशन डिफर करेगा तो इसलिए जिसका थीटा कम होगा उसका एक्सेलरेशन भी कम होगा, तो वो देर से आएगा, ठीक है। तो इसका आंसर भी हो गया यस। टाइम टू रीच द बॉटम विल बी डिफरेंट। फिर सी पार्ट देखिए, सी पार्ट में पूछा है इफ सो विच वन एंड वाई। तो अब ये बताना है कि कौन से वाला है। तो जिसका थीटा कम होगा उसका एक्सेलरेशन कम होगा,
और जिसका एक्सेलरेशन कम होगा वो टाइम ज्यादा लेगा। ठीक है, तो जिसका भी थीटा कम होगा, इन दोनों में से जो भी कम होगा उसका एक्सेलरेशन कम होगा और उसकी वजह से उसको ज्यादा टाइम लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अ हुप, हुप मतलब रिंग। अ हुप ऑफ रेडियस 2 मीटर वेज 100 kg। तो रेडियस दिया हुआ है और मास दिया हुआ है। It rolls along a horizontal floor so that its center of mass has a speed of 20 centimeter per second. तो सेंटर ऑफ मास की स्पीड दे रखी है 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो उसने पूछा है हाउ मच वर्क हैज टू बी डन टू स्टॉप इट। ठीक है, तो हुप अगर रोल कर रहा है तो उसको रोकने के लिए कितना वर्क करना पड़ेगा। तो हमने पढ़ा है कि अगर कोई जो टोटल वर्क डन है वो किसके बराबर होता है, टोटल वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो अगर आपको हुप को रोकना है तो काइनेटिक एनर्जी को 0 करना पड़ेगा, यानी कि आपको उतना ही वर्क करना पड़ेगा जितनी आप चाहते हैं कि काइनेटिक एनर्जी चेंज हो, वर्क एनर्जी थ्योरम। तो काइनेटिक एनर्जी को अगर आपको 0 करना है तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के इक्वल हो जाएगा। देखिए बेटा 19th क्वेश्चन है, अ हुप ऑफ रेडियस 2 मीटर, रेडियस 2 मीटर दिया हुआ है और जो मास है वो 100 kg। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड दिया हुआ है, यानी कि 0.20 मीटर पर सेकेंड। हाउ मच वर्क हैज टू बी डन टू स्टॉप इट। तो जैसे ये हुप है, ये एक हॉरिजॉन्टल फ्लोर के ऊपर मूव कर रहा है, इसमें इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कुछ है और आप इसको स्टॉप करना चाहते हैं तो जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी है वो 0 है। तो जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है वो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के इक्वल हो जाएगा, है ना, और आपको इतना ही वर्क करना पड़ेगा, वर्क एनर्जी थ्योरम। तो वर्क डन के लिए आपको बस इसकी काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करनी है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है कि इसकी काइनेटिक एनर्जी निकालिए। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इसका दिया हुआ है, ठीक है, VCM की वैल्यू दे रखी। तो अब ये रोल कर रहा है, तो जब रोल करता है तो रोलिंग मोशन में हमने पढ़ा था कि रोलिंग मोशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेटरी मोशन एंड रोटेशन मोशन। तो इसमें दो तरह की एनर्जी होगी, एक ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी और एक रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी। तो जो वर्क डन है वो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा, यानी कि ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी प्लस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। अब ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लगाइए। तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी तो हो जाएगा हाफ आई ओमेगा स्क्वायर और ट्रांसलेशन हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर। तो इसका जो टोटल मास है वो इसके सेंटर पे होगा, तो यहाँ पे इसका सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी ले लेंगे। ठीक है, अब क्या क्या नहीं दिया हुआ है, ओमेगा नहीं दिया हुआ है और आई नहीं दिया हुआ है, तो आई की वैल्यू निकालनी पड़ेगी और ओमेगा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो हुप बीच में से खाली रहता है, यानी कि रिंग है, तो इसका जो सारा मास है वो सेंटर के अबाउट सेम डिस्टेंस पे है। तो आई की वैल्यू हो जाएगी हाफ एम वी सी एम स्क्वायर, आई हो गया एम आर स्क्वायर। रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला हमने लगा दिया, ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू नहीं दी हुई है। ठीक है, तो जो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी है रोलिंग के लिए वो v इज इक्वल टू आर ओमेगा के इक्वल होता है। तो ओमेगा की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, ओमेगा इज इक्वल टू वी सी एम डिवाइडेड बाई आर। तो ये हो जाएगा वी सी एम स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ओमेगा का स्क्वायर हमने यहाँ पे कर दिया, तो आप देखिए कि ये आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ये भी हाफ एम वी सी एम स्क्वायर के इक्वल होगा। तो हाफ एम वी सी एम सी स्क्वायर और हाफ, तो ये हो जाएगा m इंटू वी सी एम स्क्वायर। दोनों की वैल्यूज हमें पता है, m की वैल्यू है 100 और VCM की वैल्यू है 0.2, तो ये 0.2 का स्क्वायर होगा। ठीक है, तो 4 आ जाएगा, तो इसकी एनर्जी आ गई 4 जूल।
तो जो टोटल एनर्जी है वो 4 जूल के इक्वल हो जाएगी, यानी कि इतनी वर्क करना पड़ेगा या इतनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी इसको रोकने के लिए। तो देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल हैज अ मास दे रखा है 5.3 into 10⁻⁻26 kg। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का मास है और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया हुआ है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज 1.94 into 10⁻⁻46 kg मीटर स्क्वायर about an axis through its center perpendicular to the line joining the two atoms। जैसे ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन में दो एटम्स होंगे, इन दोनों के सेंटर को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है इसके परपेंडिकुलर इसका एक्सिस है, तो इस लाइन के परपेंडिकुलर इसका एक्सिस हो। Suppose the mean speed of such a molecule in a gas is 500 मीटर पर सेकेंड। तो जो मीन स्पीड है मॉलिक्यूल की वो 500 मीटर पर सेकेंड दी हुई, एंड दैट इट्स काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन। तो जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है is 2/3 of its kinetic energy of translation। 2/3 of kinetic energy of translation ये given है। Find the average angular velocity of the molecule। Average angular velocity यानी कि ओमेगा की वैल्यू पूछी है कितना हो। तो ये इक्वेशन दी हुई है, इससे ओमेगा निकालना, v की वैल्यू दी हुई है। तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लगा दीजिए, हाफ mv स्क्वायर होता है, m की जगह i आ जाएगा, v की जगह ओमेगा आ जाएगा, तो हाफ i ओमेगा स्क्वायर। और जो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है वो हाफ mv स्क्वायर होती है। तो ये रिलेशन मिल गया, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। किसकी वैल्यू निकालनी है, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, तो ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, ये 2 पर चला जाएगा, 2/3 m/i इंटू वी स्क्वायर। तो ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी वी स्क्वायर का अंडर तो वी हो जाएगा √2m/3i। अब देखिए इसमें किसकी वैल्यू नहीं दी हुई है, वी आपको दिया हुआ है, m और i दिया हुआ है, ठीक है। तो इससे आप ओमेगा की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। सब कुछ एसआई यूनिट में है तो इसका आंसर आएगा रेडियन पर सेकेंड। तो बस इसमें v की, m की और i की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है और ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप कर लेंगे, बस वैल्यूज अब इसमें सब्स्टिट्यूट करनी है। क्वेश्चन नंबर 21 चेक करिए। क्वेश्चन नंबर 21 है, a solid cylinder rolls up an inclined plane of angle of inclination थीटा डिग्री 30 डिग्री। तो ये एक इंक्लाइंड प्लेन दिया हुआ है और इसमें जो थीटा है वो 30 डिग्री दिया हुआ है। एक सॉलिड सिलेंडर है जो इस पर रोल करता है, ये सिलेंडर है, ये इसका टॉप व्यू है और ये इसके ऊपर रोल करेगा ऊपर की तरफ। rolls up an inclined plane through an angle of inclination 30 degree। At the bottom of the inclined plane, the center of mass of cylinder has a speed of 5 मीटर पर सेकेंड। बिल्कुल बॉटम में सेंटर ऑफ मास की जो स्पीड है वो 5 मीटर पर सेकेंड दी हुई है। क्वेश्चन में पूछा है हाउ फार विल द सिलेंडर गो अप द प्लेन। मान लो सिलेंडर यहां तक पहुंचता है, तो यहां तक पहुंचेगा तो इसका जो VCM है वो 0 हो जाएगा। तो ये कितना दूर जाएगा, तो ये हमें S की वैल्यू कैलकुलेट करनी है कि ये कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। ये पहला क्वेश्चन में S पूछा है, फर्स्ट पार्ट में
अप द प्लेन वो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। और फिर पूछा है हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रिटर्न द बॉटम। अब जब ये इसका जो स्लोप है, जब ये ऊपर तक, जो इसकी काइनेटिक एनर्जी थी उसकी वजह से ये ऊपर तक गया, फिर ये रुक गया, फिर अपने वेट की वजह से नीचे की तरफ आएगा। तो जब ये नीचे की तरफ आएगा तो कितना टाइम लेगा। तो जैसे ये इस वाले पॉइंट को हम ए ले लेते हैं, इस वाले पॉइंट को बी लेते हैं, तो पूछ रहा है कि बी से ए तक जाने में कितना टाइम लगेगा, टाइम फ्रॉम बी टू ए। तो वापस रोल डाउन करने के लिए बी से ए तक उसको कितना टाइम लगेगा, ये दोनों क्वेश्चन उसने पूछे। देखिए इनिशियली इसमें काइनेटिक एनर्जी है लेकिन पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, पोटेंशियल एनर्जी 0 है। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी और सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी बचेगी। पोटेंशियल एनर्जी किसकी वजह से आएगी, इसकी हाइट की वजह से आएगी, यानी कि ये जो टोटल एनर्जी है वो mgh के बराबर हो जाएगी। तो हो क्या रहा है कि इसकी जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, वो h के बराबर, h और s का रिलेशन हम थीटा से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से हम s की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब ये रोल कर रहा है, रोलिंग के अंदर जो टोटल काइनेटिक एनर्जी है वो किसके बराबर होगी, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी। ठीक है, अब ये जो सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी है ये यहाँ पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी के बराबर हो जाएगी, यानी कि mgh के बराबर हो जाएगी। मास नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब है कि जो मास की वैल्यू है वो कैंसिल हो जाएगी। तो जो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी है उसको कैलकुलेट करते हैं, mgh। mgh कितना हो जाएगा, देखिए ये s है, ये थीटा, तो ये s cos थीटा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और ये वर्टिकल कंपोनेंट, तो s sin थीटा, यानी कि mg इंटू s sin 30, और sin 30 की वैल्यू होती है 1/2, तो ये mg s इंटू 1/2 यानी कि हाफ mg s के इक्वल हो जाएगा। ठीक, तो जो गेन इन पोटेंशियल एनर्जी है, गेन इन पोटेंशियल एनर्जी वो किसके इक्वल हो जाएगा, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल हो जाएगा। तो जितना ही काइनेटिक एनर्जी कम होगा उतना ही पोटेंशियल एनर्जी में गेन करेंगे। ठीक है, अब गेन इन पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं, तो गेन इन पोटेंशियल एनर्जी तो हो गया, यहाँ पे तो पोटेंशियल एनर्जी 0 थी, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी इतनी हो गई, इसमें से इसको माइनस कर दो, गेन आ गया, तो गेन आ गया हाफ इंटू mg इंटू s। ठीक है, अब लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करते हैं, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी ki के बराबर है, ये टोटल काइनेटिक एनर्जी, तो kT और kr की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी का क्या फॉर्मूला होता है, हाफ m v स्क्वायर, तो ये हाफ m v स्क्वायर, ये सेंटर ऑफ मास का स्क्वायर, प्लस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी निकालिए, तो हाफ इंटू i cm के अबाउट इंटू ओमेगा स्क्वायर, हाफ इंटू m इंटू वी सी एम स्क्वायर। सॉलिड सिलेंडर है, सॉलिड सिलेंडर का मतलब डिस्क है, तो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया हाफ एम आर स्क्वायर, और ओमेगा की वैल्यू हो गई वी सी एम डिवाइडेड बाई आर, और इसका स्क्वायर भी है तो दोनों का स्क्वायर कर। ठीक है, तो ये आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये 1/4, ये 1/2, तो ये हो जाएगा 3/4 m इंटू वी सी एम स्क्वायर, ये हाफ इंटू एम जी एस के इक्वल। तो मास इसलिए नहीं दिया हुआ था क्योंकि मास से मास कैंसिल हो जाएगा, और हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, s की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ से s आ जाएगा, 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 से 4 कैंसिल हो गया 2 टाइम, तो s की वैल्यू हो जाएगी 3 इंटू वी सी एम स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2g। अब किसकी वैल्यू हमें नहीं पता है, VCM दिया हुआ है 5 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे 5 पुट कर दीजिए, तो 3 इंटू 5 स्क्वायर, जी की वैल्यू डाल दीजिए 9.8, ये s की वैल्यू किस में आ जाएगी, मीटर में। तो ये कितना ऊपर जाएगा, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का फॉर्मूला है, यहाँ पे जितनी भी टोटल एनर्जी थी और यहाँ पे टोटल एनर्जी है वो इक्वल होगी, यहाँ पे टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के इक्वल है, यहाँ पे टोटल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल है ना, और रोल कर रहा है, इसलिए इसमें जो टोटल एनर्जी है वो किसके बराबर होगा, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होगा।
फिर से दूसरे पार्ट में पूछा है कि हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू टर्न द बॉटम। अब वापस हमें आना है कि बॉटम के ऊपर। वापस चलते हैं। अब ये यहां तक पहुंच गया है, अब यहां तक पहुंच गया तो इसको वापस आने में कितना टाइम लगेगा। तो जब ये ऐसे वापस आएगा तो उसमें हम टाइम कैलकुलेट करेंगे। तो पहले ऊपर जाने में एक्सेलरेशन कैलकुलेट करते हैं कि ऊपर जाने में कितना एक्सेलरेशन लगा होगा, है ना, क्योंकि ये ऊपर गया होगा तो इसका एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा, तभी तो इसकी वेलोसिटी 0 ही है। तो अब इसमें काइनेमेटिक्स की इक्वेशन लगाते हैं। ठीक है, तो अपवर्ड मोशन के लिए, अपवर्ड मोशन, ठीक है, इसका सेंटर ऑफ मास की जो लीनियर वेलोसिटी है, तो सेंटर ऑफ मास को कंसीडर करिए। तो जो फाइनल वेलोसिटी है p इज इक्वल टू u प्लस at, ये वाला फॉर्मूला लगाइए तो फाइनल वेलोसिटी तो 0 हो गई। ठीक है, और u किसके इक्वल हो गया, vcm के बराबर हो गया, प्लस a इंटू टी। तो जितना भी टाइम लगेगा उससे हम इसका एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। एक्सेलरेशन की वैल्यू हो जाएगी a इज इक्वल टू माइनस vcm डिवाइडेड बाय t। तो अपवर्ड मोशन के लिए एक्सेलरेशन हो गया माइनस vcm अपॉन t। तो जितना टाइम ऊपर जाने में लगेगा उतना ही टाइम नीचे आने में भी लगेगा, है ना। तो अगर हम ये निकालें कि भाई ऊपर जाने में कितना टाइम लगेगा, तो नीचे, क्योंकि फिर से उसी तरह से एनर्जी लौटेगी जिस तरह से गई थी, तो यहाँ से जो एनर्जी कन्वर्ट हुई है फिर से एनर्जी को कन्वर्ट करना है, तो फिर से उतना ही टाइम लगेगा। तो अब हमें इसमें क्या नहीं पता, टाइम नहीं पता। तो अगर हम किसी तरह से टाइम की वैल्यू निकाल लें, एक्सेलरेशन की वैल्यू निकाल लें, तो हम टाइम की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो और कुछ सोचिए कि एक्सेलरेशन और कैसे आ सकता है। तो दूसरा फॉर्मूला लगाते हैं कि भाई इसने, जिसका जो सेंटर ऑफ मास है, उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी है, s डिस्टेंस ट्रेवल करी है, और यहाँ से यहाँ तक जाने में उसकी जो वेलोसिटी है वो 0 होगी। तो अब सेकंड इक्वेशन बनाते हैं, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। तो फाइनल वेलोसिटी तो 0 हो गई, ये vcm के इक्वल हो गया, प्लस 2as। ठीक है, तो यहाँ से भी एक्सेलरेशन की वैल्यू निकाल लीजिए, तो ये हो जाएगा माइनस vcm स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2s। ये सेकंड इक्वेशन। तो s की वैल्यू तो हमने फर्स्ट पार्ट में निकाल ली है। ठीक है, अब इन दोनों को इक्वेट कर दीजिए तो t की वैल्यू आ जाएगी। तो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से हम इन दोनों को इक्वेट कर सकते हैं, माइनस vcm अपॉन t इज इक्वल टू माइनस vcm स्क्वायर अपॉन 2s। तो ये माइनस से माइनस कट गया, vcm से इसके एक पार कट गई, और t की वैल्यू हो गई 2s अपॉन vcm। तो यहाँ से जो भी s निकलेगा उस s को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, और vcm यानी कि 5 मीटर पर सेकंड से उसको डिवाइड कर देंगे, तो टाइम आ जाएगा। ठीक है बेटा, बाकी क्वेश्चन सब नेक्स्ट क्लास में करते हैं। नेक्स्ट क्लास में ये टॉपिक के मैं सारे क्वेश्चंस इसलिए करा रहा हूँ, कंपटीशन के लिए जब आप 12th के बाद एग्जाम देंगे तो उसमें ये चैप्टर बहुत काम आएगा। और ऑलमोस्ट हर चैप्टर में आप रोटेशनल के क्वेश्चन कर सकते हो, तो इसकी बड़ी जरूरत पड़ेगी, तो इसलिए हम इसको पूरा अच्छी तरह से कर रहे हैं। आप भी इसको बहुत अच्छी तरह से प्रैक्टिस करिएगा। तो ये लास्ट चैप्टर ऐसा है जिसमें आपको न्यूमेरिकल्स मिलेंगे। उसके बाद आगे वाले जो सेकंड बुक है उसमें आप थ्योरी पढ़ेंगे, तो उसमें फिर इतने न्यूमेरिकल्स आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है बेटा, आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू सर। ओके बेटा।